हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टी पॉइंट अकेडमी। मैं शुभ पांडे पर फिर से आपके सामने। आज हम पढ़ रहे हैं नाजिज्म का फोर्थ पार्ट। अभी तक हमने ये देखा कि कैसे नाजी पार्टी हिटलर का राइज होता है, कैसे वहाँ पे वेमार रिपब्लिक फॉल होती है, और कैसे फायर डिक्री और अदर फोर्सेस से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को बढ़ा के कैसे नाजीज ने लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में भेजना चालू किया, कम्युनिस्ट को मारना चालू किया, और कैसे वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप लेके आते हैं और हिटलर पूरा कंट्रोल ले लेता है। सारे लोकल ऑफिसेस से लेके हर जगह पे केवल हिटलर ही हिटलर, नाजीज ही नाजीज दिखते हैं। अब समझते हैं कि इस राइज ऑफ हिटलर और नाजीज का वर्ल्ड वाइड व्यू क्या था इनका वर्ल्ड वाइड व्यू, जिसे नाजीज वर्ल्ड वाइड व्यू कहते हैं या हिटलर्स का वर्ल्ड को देखने का व्यू कहते हैं। ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन थे। दैट व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? जर्मनी वाज डिफीटेड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? जर्मनी डिफीटेड थी। जर्मन पार्लियामेंट को क्या कहते थे? रिचस्टैग। ये कुछ एमसीक्यूज हैं आपके लिए। Which organization helped Weimar Republic in defeating the separatist league? So Free Corps ये एक लीग थी जिसने बहुत ज़्यादा हैरान किया। द नाजी वर्ल्ड वाइड व्यू हमें पढ़ना है। ये देख रहे हैं नाजियों की रैली, द स्वास्तिक रेड बैनर सिंबल एंड अ ह्यूज क्राउड। By this crowd you can say that they have a very popular support. They got very popular support because Germany was hopeless with the help of democracy. So there was no hope, and when someone is hopeless, so whoever is show hope, that's the only option. और वो किसने दिखाया? वो हिटलर ने दिखाया। हिटलर की स्पीचेस ने जर्मनी वालों को एक दिया, आशा उम्मीद की किरण दी कि मैं हूँ मसीहा, मैं सारे अपमान का बदला लूँगा। तो पढ़ते हैं। तो the crimes that Nazis committed were linked to the system of belief. नाजी ने जो क्राइम किया उनके अकॉर्डिंग एक क्राइम नहीं था, उनके अकॉर्डिंग एक सिस्टम, एक बिलीफ है जो सही है। उनके अकॉर्डिंग वो सब सही था। ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम हमें लगता है नाजीज को ना ऐसा समझाया गया था, ना ऐसा पढ़ाया गया था, ना ही उनका ऐसा कोई मानना था। द नाजी आइडियोलॉजी को हिटलर का वर्ल्ड वाइड व्यू सिनोनिम्स कह सकते हैं कि नाजी की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं हिटलर की आइडियोलॉजी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि अकेले हिटलर की आइडियोलॉजी थी, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जब आप इसकी कभी, अभी तो आप ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ने वाले हो, कभी डिटेल हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि अमेरिका से लेके यूरोप से लेके हर जगह के साइंटिस्ट ने नाजीज की इस आइडियोलॉजी का सपोर्ट किया। इवन कई सारे रेस साइंटिस्ट जो रेस थ्योरी में बिलीव करते थे, उनकी टीम आई यहाँ पे एक्सपर्ट बन के, क्योंकि उनको अपना एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल गया। क्योंकि रेस थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई भी सरकारें इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन नाजीज़ में उनको मिला। तो नाजीज़ का एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी का ना जो भी रोल रहा हो, मुझे नहीं लगा कि इन्होंने वॉर बाहर ज़्यादा लड़ी, इन्होंने वॉर इनसाइड द कंट्री बहुत ज़्यादा लड़ी। इनसाइड द कंट्री ये बिजी थे, इनकी एक अच्छी खासी यूनिट तो बिजी थी किसमें? लोगों को मारने में, कंट्री के लोगों को मारने में। जो कल को रिसोर्स हो सकते थे उनको इन्होंने लाइबिलिटीज़ की तरह जितने पैसे खर्च करके मारे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये नाजीज कर क्या रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। अजीब ही बेहुदा काम कर रहे थे, दर बेहुदा काम कर रहे थे। मतलब जिप्सीज को मार रहे हो, ज्यूस को मार रहे हो। इतनी पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, उसकी हेल्प लिए होते। आइंस्टाइन नहीं भागा होता जर्मनी से अमेरिका में तो थोड़ा मुश्किल होता अमेरिका के लिए, कई सारी चीज़ें हथियार बना के दे दी। तो कॉमन सेंस ही नहीं था। नोमैडिक जर्मन आर्यंस, देखिए ज्यूस को सबसे इन्होंने लोवेस्ट कैटेगरी में मारा। कहा कि ये इतने घटिया होते हैं कि इनको जान से मार देना ही एक ऑप्शन है, इनको जीने का हक नहीं है। तो उन्होंने जिस कम्युनिटी जो आज इसराइल है वहीं पे जाके ये लोग रहते हैं, उनकी कंट्री मान ली गई। नोमैडिक जर्मन आर्यंस जो ऐसे दिखते हैं, ये नोमैडिक जर्मन आर्यंस थे। इन्हीं को जीने का हक है। ये क्या है? यही सुपीरियर है। यही क्या है? सुपीरियर है। यही सबसे बढ़िया रेस है, इन्हीं को जीना चाहिए। ऐसा कुछ विचारधारा थी। रेशियल हायरार्की का मतलब आपके रंग, रूप और जीन्स को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाए कि इस तरह के रंग रूप रेखा वाले लोग सबसे अच्छे होते हैं, इनको सबसे टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी, इसके नीचे तुम, इसके नीचे। जैसे कास्ट बेस हायरार्की होती थी, वहाँ पे रेशियल हायरार्की थी, कास्ट बेस हायरार्की नहीं बनाई गई। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हायरार्की, कि सभी लोग समान नहीं हैं। उनका रेस, उनका रंग रूप, चाल ढाल, बॉडी और ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगी कि कौन सुपीरियर है और कौन इन्फीरियर है। ब्लॉन्ड मतलब इस तरह के बाल वाले,
ब्लू आइज वाले, ब्लू आइज हिप्नोटाइज मैंने कर दी है तेरी, ये गाना सुना है ना आपने। नॉर्डिक जर्मन्स को सबसे टॉप पे माना गया और हिटलर चाहता था कि सारे लोग इसी रेस के हों, क्योंकि यही सबसे टॉप रेस पे हैं और ये इन्हीं को जीने का हक है, यही दुनिया में सबसे अच्छे माने जाएंगे। तो इनको सबसे टॉप रेस मानी गई नोमैडिक जर्मन, ठीक है। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन द डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर। बाकी सभी लोगों को बाहर से कैसे दिखते हैं उस हिसाब से एक हायरार्की बांट दी गई। Jews were located at the lowest rung, they were regarded as an anti race। इनको तो माना गया किसी रेस से बिलोंग ही नहीं करते हैं, एन आर्च एनमीज ऑफ आर्यंस। और इन टॉप रेस को ऐसा समझाया गया कि ज्यूस क्या है, तुम्हारे एनिमी हैं, इनको जहां देखो वहीं मार दो, इनको जीने का कोई हक नहीं है। तो पता नहीं किस तरह की आइडियोलॉजी, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया उस टाइम पे। ब्रीफ हिस्ट्री में जाएंगे तो पाएंगे इंसान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। फ्रॉम वेयर हिटलर, अब ये रेसिज्म बोरो कहाँ से किया, आखिर इसके दिमाग में, एक सोल्जर के दिमाग में, एक पॉलिटिशियन के दिमाग में इस तरह की रेशियल हायरार्की का आइडिया आया कैसे, सवाल तो ये है। चार्ल्स डार्विन, एक बायो में इनको बारे में पढ़ते हैं, और एक हर्बर्ट स्पेंसर। क्या होता है, ये एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, इनका कंसेप्ट था इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, जैसे क्लाइमेट में चेंजेस होता गया वही स्पीसीज सर्वाइव कर पाई जो चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ अपने आप को अडॉप्ट करती है, जो कि सही है। डायनासोर से लेके डोडो से लेके ऐसे कई सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि बदलते वातावरण के साथ वो अपने आप को बदल नहीं पाए। प्रकृति का नियम है, बदलते समय के साथ खुद को बदलिए, नहीं तो आउटडेटेड हो जाएंगे और कुछ दिन में आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। वही हुआ यहाँ पे। क्या है, हर्बर्ट स्पेंसर ने इसी में एक आइडिया जोड़ दिया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इन्होंने कहा वही नहीं जो चेंज कर पाए, वो सर्वाइव किए जो सबसे फिट थे, बस। तो एक तो ये था, तो ये वाले आइडिया ने और ज़्यादा जोड़ दिया। तो इस तरह की आइडियोलॉजी से ही हिटलर का दिमाग घूमा। उसने कहा कि वही सर्वाइव करेगा जो फिटेस्ट रहेगा, और फिटेस्ट रेस कौन सी है, आर्यंस है। और इसने इसकी एक पूरी टीम थी, रेस स्पेशलिस्ट हैं, आपकी जांच होती थी आपकी रेस की, फिर आपको कैटेगराइज किया जाता था। एक अलग तरह का साइंस इसने चला रखा था यूरोप में। अजीब ही बंदा था, जीत जाता तो बर्बाद कर देता। नाजी का आर्गुमेंट था कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश। जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है वो सर्वाइव करेगी, जो कि वीक है उनको मार दो, उनको जीने का हक नहीं है। आर्यंस सबसे फाइनेस्ट रेस थी। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी एंड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। तो इस रेस को अपनी प्योरिटी मेंटेन रखनी है और पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना है, क्योंकि आर्यंस रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। इस तरह की आइडियोलॉजी के साथ ये आगे बढ़ता है। जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेबरशम, लिविंग स्पेस, देखते हैं। हिटलर इंटेंडेड टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन जियोग्राफिकली इन वन प्लेस। उसका कहना था कि पूरे वर्ल्ड में जो भी नोमैडिक आर्यंस जर्मन्स हैं उन सबको जर्मनी में लाओ, क्योंकि उनकी जगह जर्मनी है, और एक नेशन स्टेट बनाएंगे जहां केवल आर्यंस रेस सुपीरियर होगी, ठीक है। He believed that new territories had to be acquired for the settlement। और इसका मानना था कि केवल जर्मनी से काम नहीं चलेगा, कोई नई टेरिटरी चाहिए, एक नई जगह चाहिए जहां पे हम वो नया देश बनाएंगे। तो उसका ये बिलीव था। इट वुड ऑल्सो इनहेंस द मटेरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ जर्मन नेशन। और इससे क्या होगा, कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज आएंगे और जर्मनी पावरफुल भी होगी अगर उसको एक्स्ट्रा टेरिटरी मिलेगी। तो उसने एक्सपांशन शुरू किया, ठीक है। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन। और इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए उसने पोलैंड को चुना। तो सबसे पहले उसने पोलैंड पे अटैक करके पोलैंड को जीता, ठीक है। पोलैंड को अपने कब्जे में लिया। उसके अकॉर्डिंग पोलैंड वो जगह होगी जहाँ पे हम अपनी रेस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, रेस को अच्छा बनाएंगे, एक कंट्री बनाएंगे, पोलैंड उस कंट्री का हिस्सा होगा, और थोड़ी रशियन टेरिटरी को भी लेंगे जिससे कि हमारा एम्पायर बड़ा बने। Establishments of racial state, Nazi wanted only a society of pure and healthy नॉर्डिक आर्यंस। एक सोसाइटी होगी जहाँ पे केवल नॉर्डिक आर्यंस होंगे, प्योर और हेल्दी, कोई डिसेबल, कोई मेंटली क्रिपल्ड इंसान वहाँ नहीं चलेगा, उसको मार दिया जाएगा। कंसीडर्ड डिजायरेबल एंड वर्दी, प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर्स हु वर कंसीडर्ड अनडिजायरेबल। तो इनको डिजायर्ड रेस मानी गई और बाकी को अनडिजायर्ड। वो चाहते थे कि डिजायर्ड रेस की पॉपुलेशन इतनी बढ़ाएं और अनडिजायरेबल को हटाते जाएं और इससे बैलेंस बना लेंगे।
इम्प्योर एंड एबनॉर्मल जर्मन नो राइट टू एग्जिस्ट। अगर कोई इंसिडेंट जर्मन में ही, उसी में ही कोई इम्प्योर रेस का है या वो एबनॉर्मल है, वो कहीं सही से पैदा नहीं हुआ, उसमें कुछ दिक्कत है, विकलांग है, तो उसको मार दो, उसको ज़रूरत है नहीं है। यूथनेशिया प्रोग्राम क्या था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है यूथनेशिया प्रोग्राम। मेनी मेंटली एंड फिजिकली अनफिट जर्मन वर कंडेम्ड टू डेथ। ठीक है, तो यूथनेशिया प्रोग्राम का मतलब, जब भी यूथनेशिया वर्ड सुनिएगा तो नाजीज का ऐसा कहा कि जो भी जर्मन अनफिट होंगे उनको मार देना है। हालांकि वो मारना या किलिंग जैसा शब्दों का उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये साइंस है, आइडियोलॉजी है, इसमें किलिंग या मारने जैसा शब्दों का उपयोग करना गलत है। उसको वो अलग अलग साइंटिफिक नेम देते थे जो उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग सही था। तो आप समझ सकते हैं कि वो मार रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू देम दे आर नॉट किलिंग एट ऑल। ऐसी पढ़ाई पढ़ाई गई है कि लाख लोगों को मार दिया, लेकिन वो वर्ड को क्लीन कर रहे हैं, तो थैनोस हो गए हैं कि चुटकी बजाई और बैलेंस कर दिया। ऐसी ही अजीबोगरीब आइडियोलॉजी के साथ ये आगे बढ़ते हैं। और इस आइडियोलॉजी को मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूरोप से लेके यूएसए के लेके बहुत सारे साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया। जर्मनी में आके रिसर्च किया, अपनी लैब खोली, उनको उतने बंदे मिल गए रिसर्च करने के लिए। सब अपने एक्सपेरिमेंट को, साइंटिस्ट पागल होते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए, और उसी हद तक चले गए। अनडिजायरेबल पे सबसे नंबर 1 पे ज्यूस थे, फिर जिप्सीज और ब्लैक, जैसे हम जैसे लोग को जिप्सीज कह सकते थे, वो हम लोग सांवले थे। फिर दूसरे नंबर पे ब्लैक थे, फिर पोल्स जो पोलैंड के पोलिश थे उनको, और चौथे नंबर पे रशियंस को रखा था कि रशियन भी अनडिजायरेबल हैं। तो इस तरह से सोचिए, ज्यूस को तो खत्म ही करते थे, जिप्सीज को भी मारते थे, पोलिश को भी मारते थे, जर्मन्स को भी मारते थे, रशियन को भी मारते थे। मतलब उस पूरे सेंट्रल से ईस्ट यूरोप में इन्होंने तबाही मचा रखी थी। ठीक है, Gypsies and black living in Nazi Germany were considered as a racial inferior, जो देखने में अच्छे ना लगते थे, who threatened the biological purity of superior Aryan race। और ऐसा लगता था कि अगर ये रहें तो जो आर्यन रेस की प्योरिटी, उसमें ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, किसी से शादी कर ली, किसी से कुछ कर लिया तो ये दिक्कत कर देंगे। They were widely persecuted, उनको मतलब खुले आम मारा गया, जिंदा जलाया गया वही गैस चैम्बर में। उसके बाद ज्यूस, सबसे ज़्यादा वर्स्ट सफरिंग थी नाजी जर्मनी में ज्यूस की। ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टाइल्स टुवर्ड्स द ज्यूस, उन्होंने ज्यूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्या बनाया कि जब ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था तो जो राजा था वो ज्यूस था, तो ये तो क्रिश्चियनिटी में हत्यारे हैं, क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट हैं। स्टेरियोटाइप्ड एज ए किलर ऑफ क्राइस्ट एंड मनी लैंडर्स, और ये क्या है, ये मनी लैंडर्स है, क्योंकि ज्यूस अमीर थे, पढ़ी लिखी कम्युनिटी बहुत कम होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे होते हैं, पैसे वाले होते हैं, बिजनेस फैमिली वाले होते हैं। तो कहता था कि ये तो केवल क्या लेते हैं, सूद लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, लोगों का पैसा चूसते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं, जर्मन्स के ऊपर ये बने रहते हैं, हैरान करते हैं, ऐसी सोच थी। दे लिव्ड इन अ सेपरेटली मार्क्ड एरिया, तो उनको उनके घरों से निकाल के एक एरिया बनाया गया जिसे गैटोस कहते थे। क्या कहते थे? गैटोस कहते थे। जब ज्यूस पे अत्याचार हुआ तो ज्यूस की खास बात क्या थी कि इन्होंने लिखा, खूब लिखा, और इतना लिखा और छुपा छुपा के रखा कि हम भले मर जाएं बट हमारी कहानी कभी तो बाहर आएगी, लोगों को पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ। इनकी छोटे छोटे कॉलम, डायरीज, किताबें पाई गई जिन्होंने अपनी लाइफ की, मिजरेबल लाइफ के बारे में लिखा, और उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना दर्दनाक था इनका अंत उस नाजी जर्मनी में। कई सारी कंट्रीज़ ने आजू बाजू जर्मनी के डर से अपनी कंट्री से नाजी ज्यूस पब्लिक को रेस्क्यू करके उन एरिया में भेजा जहाँ पे ज्यूस सुरक्षित थे, तो उनको भेजा गया, क्योंकि नाजी जर्मनी वाले आएंगे तो ज्यूस को खोज के मारेंगे, ये भी प्रॉब्लम थी। दे वर ऑफन प्रोसिक्यूटेड थ्रू द पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एंड एक्सप्लोजन फ्रॉम द लैंड। तो पहले उनको लैंड से निकालना, फिर उनको ट्रेन में भर के भेजना, फिर गैटोज में रखना, फिर गैस चैम्बर में डालना और वहाँ पे उनको जिंदा जला देना। पहले ये गोली से मारते थे, गोली से मारने पे ये हुआ कि बुलेट का ज़्यादा खर्चा आ रहा है, और फिर ज़मीनों में गाड़ने वगैरह में भी दिक्कत आती थी। तो किसी साइंटिस्ट ने, एक मेजर था इनका, उसने सोल्यूशन दिया कि ये गैस आती है, इस गैस से जब बर्न करोगे तो हड्डी भी नहीं बचेगी, सब गल जाएगा और उतनी गोलियों की दिक्कत भी नहीं होगी। तो इस तरह से उन लोगों ने गैस चैम्बर बनाए कि गैस में जला के मारेंगे। ये हाल कर दिया इन लोगों ने, इतनी गंदी सोच के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि क्या इनकी हालात है, कैसे ये लोगों को ट्रीट करते हैं। हिटलर solution of hatred towards the Jews. Hitler hatred of the Jews was based on the pseudo scientific theories of race. It can only be resolved through the total elimination. हिटलर के मानना था कि जो सबसे इंफीरियर रेस है उसको जिंदा रहने की जरूरत नहीं, टोटल एलिमिनेशन। टोटल एलिमिनेशन का मतलब पूरी आबादी को मार दो, रहने ही ना दो,
पूरी आबादी को जड़ से मिटा दो, इस रेस को, इस रेस के लोग रहेंगे तो समस्या करेंगे। और इस तरह से नाजी जर्मनी में जितने ज्यूस को पाया वो टोटल एलिमिनेशन का शिकार हुए। Men and women were left with nothing to survive in ghettos, इस तरह से रहते थे। From 1932 to 38, Nazi territories pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. उनको अलग करके उनके घरों को मार्क करके निकाल दिया गया और उनको कोशिश की गई कि कुछ लोग भाग गए और जो नहीं भाग पाए वो फंस गए। द नेक्स्ट फेज, पहले तो इनको क्या किया गया, कंट्री से भगाया गया 38 तक। 39 से 45 में एम्ड एंड कंसंट्रेटिंग देम इन अ सर्टेन एरिया, इवेंचुअली किलिंग देम द गैस चैम्बर्स, और पोलैंड में ले जाके ट्रेनों में भर के वहाँ पोलैंड में गैस चैम्बर्स में एक्सपेरिमेंट एरियाज में मार देते थे। तो जो यहाँ तक भाग गए, उसके बाद भगने भी नहीं दिया, कहा मार ही दो, भगाना क्यों है इनको कंट्री से। तो ये हाल हो गई। तो द रेशियल यूटोपिया क्या था, नोमैडिक आर्यंस वन ब्रांच ऑफ दोज क्लासिफाइड एज आर्यंस, दे लिव्ड इन द नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज एंड हैड जर्मन एंड रिलेटेड ओरिजिन। तो जो नॉर्डिक आर्यंस थे वो आर्यंस की ही एक ब्रांच थे, जर्मनी के एक रेस थे जो लगभग में नॉर्थ यूरोप में रहते थे, ठीक है। जिप्सीज, द ग्रुप दैट वर क्लासिफाइड एज जिप्सीज हैड देयर ओन कॉमन आइडेंटिटी। सेंटी एंड रोमा वर टू सच कम्युनिटीज, मेनी ऑफ देम ट्रेस्ड ओरिजिन टू इंडिया। बेसिकली जिप्सीज को इंडिया का माना जाता है ओरिजिन, कि जो हमारे एंशियंट एरा में ऐसे नोमैडिक पीपल थे, नोमैडिक पीपल्स थे, तो नोमैडिक पीपल्स इंडिया से, मतलब अभी भी कुछ बहुत पुराने जिप्सीज हिंदी भी बोलते हैं और हिंदी कल्चर को जानते हैं, तो वो बोलते हुए घूमते हुए निकल गए यूरोप, ठीक है, उधर शिफ्ट हो गए यूरोप में, क्योंकि वहाँ के ओरिजिनेटर थे नहीं तो इनको जिप्सीज बोला गया। इनका कलर उनकी तरह मैच नहीं करता था, ठीक है। Pauperized means reduced to absolute poverty, persecution, systematic, organized punishment, those belonging to a group or religion। तो जो भी इस तरह के लोगों से, इस तरह के ग्रुप से बिलोंग करते थे, पहले उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी में भेजना, फिर उनको एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से पनिशमेंट देना और फिर मार देना। ओके, यूजरर्स, मनी लैंडर्स चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑफन यूज एज अ टर्म टू अब्यूज। यूजरर्स जो टर्म था ये जूस में उन मनी लैंडर्स के लिए यूज़ किया जाता था जो पैसा देते थे और हाई इंटरेस्ट लेते थे, तो उनके लिए ये शब्द यूज़ किया गया। तो ये रेशियल यूटोपिया में अगर आप ध्यान से देखें तो एक भी वर्ड ऐसा नहीं यूज़ किया गया जो इससे पहले आपको पता हो। ये सब साइंटिफिक वर्ड थे जो साइंटिफिकली थ्योरी में प्रूव्ड थे और ये इसको एक साइंस मानते थे और उस साइंस के हिसाब से ये काम कर रहे थे, ना कि इनके अकॉर्डिंग ये मास किलिंग कर रहे थे। तो रेशियल यूटोपिया में आपको ये देखने को मिलता है। अब हुआ क्या, जीनोसाइड एंड वॉर बिकम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जेनोसाइड का मतलब जब मास किलिंग हो और एक तरफ वॉर चल रही है, एक तरफ वर्ल्ड वॉर चल रही है और एक तरफ जेनोसाइड चल रहा है। एक तरफ क्या चल रहा है, जेनोसाइड चल रहा है। पोलैंड वॉज डिवाइडेड, मच ऑफ देम नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्स्ड बाय द जर्मनी। तो पोलैंड का एक ठीक ठाक हिस्सा क्या किया, जर्मनी ने कब्जा कर लिया। कंडीशंस क्या थी पोल्स की, दे वर फोर्स टू लीव देयर होम एंड प्रॉपर्टीज, ताकि वो एरिया जर्मनी के जर्मन्स को रहने के लिए दिखाया जाए। हर्डेड लाइक कैटल इन ऑर्डर टू पार्ट called the general government the distinction of undesirable of the empire। ठीक है, educated police class were murdered to keep people intellectually and spiritually servile। तो क्या किया, एक कैटल्स की तरह भीड़ भाड़ में उनको रखते थे, बाउंड्री के बाहर निकाल देना, और जो एजुकेटेड लोग थे उनको मार देते थे ताकि वो कुछ ज़्यादा बोले ना इसके बारे में, ठीक है। रेस टेस्ट क्या होता था, पोलिश चिल्ड्रन, पोलिश जैसे कि नॉर्थ यूरोप में आर्यंस फैले हुए थे, तो जो पोलिश चिल्ड्रन आर्यंस की तरह दिखते थे उनको उनकी मदर से ले लिया जाता था, रेस एक्सपर्ट होते थे जो चेक करते थे, रेस्ड बाय जर्मन फैमिलीज। इफ रेस टेस्ट इज पास एंड इफ नॉट पास डिपॉजिटेड इनटू द ऑर्फनेज, तो फिर उनको अनाथालय में डाल देने का। तो इस तरह से ये देखिए रेस टेस्ट होता था और जो बिल्कुल उसकी तरह दिखते थे, फोटोज प्रॉपर ली जाती थी और रेस टेस्ट में पास तो बच्चा वो नाजी जर्मनी का पार्ट हो गया। स्टेज 1 में 1933 to 39 यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज अ सिटीजन। पहले बोला गया जिसको कि आप रहेंगे नहीं हमारे साथ। तो न्यूमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजन 1935 जो पास हुआ, ओनली पर्सन ऑफ जर्मन और रिलेटेड टू द ब्लड वुड हैंसफोर्थ टू बी जर्मन सिटीजन एंड एंजॉइंग द प्रोडक्शन ऑफ जर्मन एम्पायर। जो जर्मन या जर्मन ब्लड से बिलोंग करता है उसी को मिलेगा जर्मन एम्पायर का हिस्सा। मैरिजेज बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स फॉर फॉरबिडन, अगर पाया जाता था तो मार देते थे। एक्स्ट्रा मैटेरियल रिलेशन बिटवीन ज्यूस एंड जर्मन बिकम अ क्राइम। अगर एक ज्यू से मतलब शादी के बाद भी अफेयर में नहीं आ सकता है। ज्यूस को फॉरबिडन किया गया कि वो नेशनल फ्लैग जर्मनी का नहीं फहरा सकते।
अदर लीगल मेजर्स क्या गया, बाइकआउट द ज्यूज बिजनेस, एक्सप्लोजन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस से निकाल दिया गया, फोर्स सेलिंग एंड कन्फिस्केटेड, या तो उनको जबरदस्ती बिचवा दिया गया या उनकी प्रॉपर्टीज को कन्फिस्केट कर लिया गया. बिसाइड ज्यूज प्रॉपर्टीज वर वेंडलाइज एंड लूटेड, हाउस अटैक्स, सेनोनॉजेस वो जहाँ पे पूजा करते उसको बर्न किया गया, मैन को अरेस्ट किया गया इन अ प्रोग्राम इन नवंबर 1938 एंड द नाइट दैट रिमेंबर एज अ नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास. तो इस तरह से ज्यूस को एकदम हैरान करके रख दिया इन लोगों ने, मारा, एकदम तबाह कर दिया, जर्मनी में कुछ भी नहीं छोड़ा. और फिर स्टेज 2 में क्या कहते हैं, पहली स्टेज में तो ही हाल किया, दूसरे में कहते हैं गेटोज में डाल दिया, कहा नो राइट टू लिव अमंग अस. सितंबर 1941 ऑल ज्यूस टू वियर येलो स्टार उनके ब्रेस्ट के साइड में तो कि इजीली रिकॉग्नाइज हो सके. दिस आइडेंटिटी मार्क वाज स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट, और सभी डॉक्यूमेंट और हाई पे स्टार मार्क लगा दिया ताकि रिकॉग्नाइज हो जाए. दे वर केप्ट इन जूइश हाउसेज इन द जर्मनी एंड गेटोस लाइक लॉज एंड वार्शोवास इन द ईस्ट. दे बिकम साइट्स ऑफ एक्सट्रीम माइजरी एंड पुअर्टी. अगर आपको देखना है तो उन गेटोस में जाके देखिए वो कैसे जीते थे. Jews has to surrender all their wealth before they entered into the ghettos. Soon the ghettos were brimming with hunger, starvation and diseases. तो क्या हुआ, वहाँ पे गरीबी आ गई, पुअर हाइजीन आ गया, बीमार पड़ने लगे, लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, मतलब बद से बदतर हालात करके मार रहे हैं. इतना तड़पा के कौन मारता है. 1941 नो राइट टू विन. ये देखिए उनके कपड़े हैं, पील्स ऑफ क्लोथ एंड आउट ऑफ द गैस चैम्बर, जो गैस चैम्बर में जाने से पहले सारे कपड़े उतरवा देते थे. किल्ड वाइल्ड ट्राइंग, जो भागने की कोशिश करता था, हाई वोल्टेज तार होते थे, वायर में घिस के मर जाते थे. ज्यूज फ्रॉम जूइश हाउसेस, कंसंट्रेशन कैंप, गेटोस फ्रॉम द डिफरेंट यूरोप वर ब्रॉट. अलग अलग, यहाँ तक कि गुड्स ट्रेन में भर के यूरोप के अलग अलग हिस्सों से ज्यूज को पकड़ के ला के मारते थे. और कुछ ऑस्ट्रिच थी, चैमलोस थे, मैंक्स थे, ये वो ऐसे चैम्बर्स थे जहाँ पे मास किलिंग होती थी. तो आप समझ रहे हैं केवल जर्मनी से नहीं, जर्मनी के बाहर के लोगों से, जहाँ से भी इनका अटैक करते थे वहाँ से पकड़ के ला के मारते थे. ठीक है, तो ये तो था इनका तरीका. अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी और समझेंगे कि नाजी जर्मनी में यूथ को कैसे माइंड वॉश किया गया था. ये तो हमने समझा कि वहाँ पे रेसिज्म, यूटोपिया क्या था, रेस को कैसे डिवाइड किया गया था. फिर हम पढ़ेंगे नाजी जर्मनी में यूथ का क्या हाल था. ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर में. आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, चीज़ों को समझ में आया होगा, रेशियल यूटोपिया समझ में आया होगा, किस तरह से उन्होंने सेग्रीगेट किया 2 फेज़ में, किस तरह से उन्होंने जिप्सीज के बीच में और रशियन पॉलिश के और आर्यंस के बीच में डिफरेंस निकाला. रेशियल यूटोपिया क्या है, ये क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर सकते हैं. So that's all for today. I will see you in the next lecture with the youth in Nazi Germany. Thank you everyone. Have a good day.